हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो लेकर आ गए हैं मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 3 दैट इज न्यूक्लियर। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा मॉडर्न फिजिक्स का न्यूक्लियर। सर ये भी सिंपल है लेकिन सवाल बनने के चांसेस होते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं इसको। यहां पर आपने देखा प्रीवियस इसमें एटम में कि सर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ये न्यूक्लियर में क्या माल भरा हुआ है। तो आपको ये पता है कि एटम की साइज क्या होती है सर, 10 टू द पावर -10 मीटर्स, या फिर हम लोग इसे 1 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियस की साइज क्या होती है सर? न्यूक्लियस की साइज होती है 10 की पावर -15 मीटर्स, या हम लोग इसे 1 फर्मी बोल सकते हैं, यानी फेम्टोमीटर हम लोग इसे बोल सकते हैं। यहां पर 3 न्यूमेरिकल्स के सवाल बन सकते हैं, 1 2 3। ये 3 न्यूमेरिकल्स के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास की पावर 1/3, दैट इज रूट ऑफ एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज R0 कुछ किताब में 1.2 फर्मी दिया है, 1.4 फर्मी दिया है, तो ये आपको वैल्यू गिवन होगी। ज्यादातर सवाल इसके कैसे आएंगे सर? ज्यादातर सवाल इसके रेशो बेस्ड आएंगे कि R1/R2 इज इक्वल्स टू A1/A2 होल क्यूब रूट 1/3। तो ऐसे आप करके सॉल्व कर सकते हो। अगर मैंने कहा सर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की तो आपने बात कर ली, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? सर ये न्यूक्लियस एक स्फीयर है, तो आपको ये फॉर्मूला पता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला आपको पता है वॉल्यूम का। स्फीयर में तो भाई बचपन में पढ़ते आए हैं, 4/3 पाई r क्यूब फॉर्मूला होता है। तो अगर अपन ने क्यूब कर दिया यहां पर, तो यहां पर सिंपली a बचेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। ए हम लोग किसको बोलते हैं सर? मास नंबर या एटॉमिक मास को हम लोग बोलते हैं। अगर मैंने बात की डेंसिटी, सर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। किसी भी सब्सटेंस की न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होगी। अगर आपने गोल्ड का न्यूक्लियस लिया उसकी भी डेंसिटी यही होगी, अगर आपने हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लिया उसकी भी डेंसिटी ये होगी, दैट इज 2.3 into 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। आप ऑर्डर क्या याद रख सकते हो? 10 की पावर 17 में ऑर्डर होता है, एंड दिस इज द सर हाईएस्ट डेंसिटी। इतने छोटे जगह पे आपने एक्सपेरिमेंट देखा रदरफोर्ड का, सिर्फ 0.1% जगह पे न्यूक्लियस होता है, मतलब सोचो कि कितना ज्यादा डेंस वो होगा। सर ये हमने केमिस्ट्री में कुछ चीजें पढ़ी है, इसका हम लोग रिकैप करेंगे। दैट इज एक्स क्या है सर? एक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। ए क्या है? हमारे पास मास नंबर है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर इसको मैं न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकता हूं क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है बेटा? प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा सर Z क्या है, तो मैंने कहा Z है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इन आइसोलेटेड एटम। इन एन आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए हम कभी कभी न्यूट्रल केसेस में हम लोग क्या कह देते हैं? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन दैट इन केस ऑफ ओनली न्यूट्रल एटम। जनरल स्टेटमेंट विल बी दिस, दैट इज इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर आपको मास नंबर लिखाना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करोगे। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। न्यूट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। छोटे मोटे यहां पर सवाल बनने के चांसेस बनते हैं। यस, तो भाई देख लिया, ये देख लिया। आगे कुछ आपको चीजें याद रखनी है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 into 10 की पावर -31 kg, और उसको आप AMU के टर्म्स में इतना कह सकते हो। सर ये AMU क्या है? पहले AMU की डेफिनेशन जान लेते हैं।
सर हमने ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, दैट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 1 AMU एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, ये भी हमें याद हो गई है। मोल कंसेप्ट में हमने इस पे सवाल किए थे 11th स्टैंडर्ड में। 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये 1 AMU होता है या 1 U होता है। U इज यूनिफाइड मास, नया सिंबल है AMU के लिए, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया, AMU में कैसे लिखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन क्या बेटा 1.6, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg, या फिर हम लोग इन्हें AMU के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन्स का मास थोड़ा ज्यादा होता है प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में, 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg, स्लाइटली ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से। सर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, सर जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। लेकिन न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने में समय लगा, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है बेटा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इसलिए उन्हें डिस्कवर करना मुश्किल था। उसे डिस्कवर किसने किया, जेम्स चैडविक साहब ने उसे डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया, बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए और वहां से न्यूट्रॉन निकला। और उन्होंने ये भी बात कही कि न्यूट्रॉन्स आर अनस्टेबल, न्यूट्रॉन्स अनस्टेबल होते हैं, वो दूसरे पार्ट में टूट जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे पार्टिकल्स में वो टूट जाते हैं। और उनका मीन हाफ लाइफ भी दिया है एनसीईआरटी में, उनका मीन लाइफ होता है 1000 सेकेंड, सिर्फ 1000 सेकेंड्स उनका मीन हाफ लाइफ होता है। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर डीकेज आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद है ना बात भाई केमिस्ट्री की, यस। तो ये चीजें बेटा आपको याद रखनी है। न्यूमेरिकली इन 3 चीजों पे सवाल आता है, रेडियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस पे, और छोटे मोटे सवाल इस पे बन सकते हैं। मास नंबर, एटॉमिक नंबर, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, ये तो भाई केमिस्ट्री के बातें हैं, मैंने बस रिवाइज करवा दिए हैं। AMU का कॉन्सेप्ट भी आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए, यस यस। बड़े बेटा आगे, यस। आगे बेटा हम लोग बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की, जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप इनटू मास का समेशन करेंगे, जितने भी उसके आइसोटोप्स दिए हैं उनका परसेंटेज अबंडेंस और उनका मास कितना है डिवाइडेड बाय 100। सपोज आपको मिलता है एग्जांपल कि क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन के आइसोटोप्स आपको मालूम होंगे। क्लोरीन के आइसोटोप्स, क्लोरीन 1735 एक आइसोटोप है, और क्लोरीन 1737 एक आइसोटोप है। तो इनका परसेंटेज अबंडेंस आपको दिया होगा, आप एक बार 35 से मल्टीप्लाई करना, इसका परसेंटेज अबंडेंस को आप 37 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाय 100 करके आपको आंसर मिल जाएगा। सर ये आइसोटोप्स क्या है जो आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हो कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इनटू उसका मास का समेशन बाय 100? आइसोटोप्स आर नथिंग बट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, इधर क्या है सर, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। यहां पर जैसे मैंने बताया क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737, यहां पर आप ये भी देख सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी यहां पर क्या है सर, डिफरेंट है। कैसे, यहां पर इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है, 18 न्यूट्रॉन्स है, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है, 20 न्यूट्रॉन्स है। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग होते हैं। मतलब आप क्या याद रखोगे, आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आप याद रखोगे। दूसरा क्या टर्म आता है बेटा, आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे ये हीलियम 2 3 H1 3, तो यहां पर 3 3 ये कॉमन है,
मास नंबर कॉमन है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। या आप यहां पर ये भी कह सकते हो कि यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास डिफरेंट होगा। यहां पर कितने न्यूट्रॉन्स है सर? एक। यहां पर कितने न्यूट्रॉन्स है? टू। तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होता है। मतलब आइसोबार्स में आप क्या याद रखोगे कि सर इसका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी उसके साथ डिफरेंट होते हैं। तो आइसोटोप्स पे सवाल आ सकता है, आइसोबार्स पे सवाल आ सकता है। आगे आता है बेटा आइसोटोन। टोन में एन का शब्द आ रहा है तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। जैसे जैसे अगर मैंने बोला कि पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 मास नंबर 39, यहां पर कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 मास नंबर 40, तो यहां पर क्या है सर? यहां पर न्यूट्रॉन्स कितने 20 एंड यहां पर भी न्यूट्रॉन्स कितने 20, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है लेकिन इनका एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है और मास नंबर भी अलग है। तो आइसोटोन्स में क्या होता है? आइसोटोन्स में क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट। तो ये तीन टर्म्स आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। थोड़ा मार्किंग से आपको दिख रहा होगा कि सर थोड़ा कचरा टाइप हुआ होगा, लेकिन आपको क्लियरली विजिबल चीजें हैं, आपको चीजें क्लियरली विजिबल है, बस थोड़ा हाईलाइट वगैरह मैंने किया है यहां पर, ठीक है। आइसोडायफर्स ये वगैरह चीजें थोड़े एक्स्ट्रा मैंने आपको लिखवाए हैं। दैट इज आइसोडायफर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, मतलब डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स ये सेम आते हैं दो एलिमेंट्स के बीच में, तो वो दोनों एलिमेंट्स आइसोडायफर्स होते हैं। सपोज न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस यहां पर 10 है और इस एलिमेंट का भी 10 है, तो दीज टू एलिमेंट्स आर आइसोडायफर्स। अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो यहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आपको N2 के 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N2 के 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपको क्या मिल सकता है? CO, दैट इज कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर भी कितना है? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं कह सकता हूं N2 एंड CO आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्योंकि इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। ये आपको ज्यादा केमिस्ट्री में यूजफुल मिलेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला। बाकी न्यूक्लियाई का चैप्टर इसलिए आइसोडायफर्स भी एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर? आपके लिए इंपॉर्टेंट है आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। फिर से रिवाइज करवाता हूं। आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोबार्स सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स N सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो ये चीजें बेटा आप अच्छे से देखना, इस पे छोटे मोटे सवाल बन सकते हैं। यस, ठीक है सर। आगे बेटा हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास कुछ इतना होता है, लेकिन अगर हम लोग खुद से जोड़े जैसे हमने सपोज निकाला एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो हमें टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स मिला। हम लोगों ने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू उसका मास किया तो हमें न्यूट्रॉन्स का मास मिला और हम लोगों ने इसे जोड़ दिया, तो हमारा क्या अंदाजा था कि ये और मास ऑफ न्यूक्लियस सेम आना चाहिए था, लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंस आता है कि ये वाली वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे थ्योरेटिकली, ये बड़ी होती है और एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कम आती है। तो भाई ये इसका डिफरेंस ये मास कहां पर चला गया? इस मास को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। ये मास कहां पर गायब हो गया? सर ये मास गायब हुआ है न्यूक्लियस को बाइंड करने में, सारे न्यूक्लियॉन्स को एक साथ बाइंड करने में ये मास गायब हुआ है। सर मतलब मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, यहां पर मास एनर्जी इक्विवेलेंस आइंस्टाइन साहब ने कहा कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो तुम लोग काइनेमैटिक्स में मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे कि मास क्या होता है, मैटर में कितना मैटर, एक बॉडी में कितना मैटर कंटेंट है, दैट इज मास। लेकिन इन न्यूक्लियर फिजिक्स
मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड यहां पर रिलेटिविटी की ये फॉर्मूला आप सबको मालूम होगा, E is equals to mc square where m is mass and c is the speed of light. सबको मालूम होगी 3 into 10 to the power 8 meters per second ये होती है। यहां पर एनसीईआरटी एक एग्जांपल देता है कि 1 ग्राम मास को अगर आपने एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो दैट कम्स आउट टू बी एन इनॉर्मस एनर्जी। तो सर बाइंडिंग एनर्जी आप कुछ तो कह रहे थे, न्यूक्लियस को बाइंड करने में जो एनर्जी लगती है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। उसका फॉर्मूला होता है मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। इस पे छोटे सवाल बन सकते हैं, या फिर आप बाइंडिंग एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि कितनी एनर्जी मैं दूं कि वो न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियॉन्स में तीतर बीतर हो जाए, कि मैं कितनी एनर्जी दूं कि न्यूक्लियस अपने पार्टिकल्स में तीतर बीतर हो जाए, या न्यूक्लियॉन्स कंबाइन होके न्यूक्लियस में कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, वो होती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ए क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब एक न्यूक्लियॉन को बाइंड करने में कितनी एनर्जी लग रही है, दैट इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी। सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी मेजर नहीं है स्टेबिलिटी की, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमारे पास स्टेबिलिटी का मेजर होता है। दिस इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी। यहां पर मैंने आपको बताया क्यू फैक्टर के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी ने थोड़ा जिक्र किया है। क्यू फैक्टर मतलब आप रिएक्शन के फॉर्म में देख सकते हो, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ये रिएक्टेंट किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस केस में वो क्या होगा, इस केस में वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि Q इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू C स्क्वायर, या फिर Q इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको एनसीईआरटी ने क्या दिया है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यस, वो बाइंडिंग एनर्जी ही है। अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी जो प्रोडक्ट बना वो स्टेबल बना। अगर Q की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि जो प्रोडक्ट बना वो कम स्टेबल बना। आपको बेटा ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन से चीजें सर, मास एनर्जी इक्विवेलेंस पे छोटा सवाल, मास डिफेक्ट क्या होता है छोटा सवाल, बाइंडिंग एनर्जी पे छोटा सवाल, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मेजर होता है स्टेबिलिटी का छोटा सवाल। आपको क्यू फैक्टर पे भी मिल सकता है, वैल्यूज दे देंगे, आपको सिर्फ ये सॉल्व करके निकालना है। पूछेगा क्यू फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप कहोगे पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होंगे। अरे बोल हाँ, यस। आगे बेटा यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेन की है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ हम लोग न्यूक्लियॉन नंबर से बनाते हैं, यानी एटॉमिक मास के साथ हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस एटॉमिक मास का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यहां पर क्या होता है सर, सारे पॉइंट्स में रिवाइज करवाता हूं। यहां पर क्या होता है, ये जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं, और बहुत ज्यादा हैवी जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी कम स्टेबल होते हैं। बीच वाले एलिमेंट्स में कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी आपको देखने को मिलती है, बीच वाले एलिमेंट्स में कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है, आयरन की होती है, दैट इज 8.7 MeV, ऐसे कुछ इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है आयरन 56, इसका मास नंबर क्या होता है बेटा 56। तो यहां पर मैंने क्या कहा, जो लाइट न्यूक्लियर होता है, जो लाइट न्यूक्लियर होता है वो क्या होता है बेटा, इसको थोड़ा सा अपन जूम कर लेंगे, रुको एक मिनट, थोड़ा इसको सेट कर लेता हूं। तो भाई कर लिया मैंने सेट इसको।
यहां पर क्या था, मैंने कहा लाइट न्यूक्लियर। लाइट न्यूक्लियर क्या रहते हैं सर, अनस्टेबल रहते हैं, और हैवी न्यूक्लियर भी क्या रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। तो लाइट न्यूक्लियर क्या करते हैं, ये छोटा न्यूक्लियर, ये छोटा न्यूक्लियर, तो ये कंबाइन करते हैं एक बड़ा न्यूक्लियर बनाने के लिए, ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सके। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को सर हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। दो न्यूक्लियर फ्यूज हो रहे हैं ताकि वो स्टेबल बन सके, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और आगे की मैंने बात की, तो आगे क्या होगा सर, ये तो बड़ा न्यूक्लियस है, तो बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा सके। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन यानी न्यूक्लियस का टूटना, न्यूक्लियर फिजन। ये दोनों किसके लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है। इन दोनों प्रोसेसेस में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री का फंडा मालूम होगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी, और जितना ज्यादा स्टेबल उतनी कम एनर्जी। मतलब जब ये स्टेबल हो रहा है तब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। दोनों प्रोसेसेस में हमें एनर्जी मिलती है, दोनों प्रोसेसेस में हमें एनर्जी मिलती है। तो ये जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियर फिजन करते हैं, जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। यहां पर बीच में रेंज कांस्टेंट होती है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी में बताऊंगा, सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, उसके वजह से इनका रेंज कांस्टेंट होता है। तो ये बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व आपको पता होना चाहिए। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सके। यस, यहां पर और एक ग्राफ आपको देखने को मिलता है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। पहले हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस के पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, नॉन सेंट्रल, नॉन कंजर्वेटिव, चार्ज इंडिपेंडेंट, डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, हैज सैचुरेशन प्रॉपर्टी। ये मैंने कुछ बातें कही। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, नॉन सेंट्रल होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सैचुरेशन प्रॉपर्टी, चार्ज इंडिपेंडेंट, दैट इज force on proton is equal to force on neutron is equals to force on proton. इसको चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है। दिस इज 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Does not follow inverse square law। inverse square law यानी कि inversely proportional to r square को ये फॉलो नहीं करता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर को ये फॉलो नहीं करता। सर सैचुरेशन प्रॉपर्टी क्या है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कम होती है, इसलिए वो कम न्यूक्लियॉन्स को ही अपने पास बाइंड करके रखता है। जैसे बाइंडिंग एनर्जी कर्व में मैंने बताया कि मिडल वाले एलिमेंट्स में वो कांस्टेंट आता है, क्योंकि सैचुरेशन प्रॉपर्टी की वजह से न्यूक्लियस कुछ ही न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखता है, और अगर आप और न्यूक्लियॉन्स ऐड करोगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस ही रेडियस में वो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रख रहा है, वो उसी रेडियस में न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रख रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, इसलिए सैचुरेशन प्रॉपर्टी दिखाती है। ये ग्राफ आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि यहां पर पहले दो एटम्स दूर दूर है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, वो पास आते हैं, इस पॉइंट पे उनका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, उनकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपने पढ़ा हुआ केमिकल बॉन्डिंग में। वैसा ही यहाँ पर ग्राफ है कि यहाँ पर मिनिमम उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन आ गया, ऐसे वो सेपरेट हो गए, उनके बीच में बॉन्ड यहाँ पर बन गया, वो स्टेबल हो गए। तो मैं क्या कहूंगा कि अगर R की वैल्यू ज्यादा है, 1.8
सॉरी 0.8 फेम्टोमीटर से, तो फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा। हाँ सर, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा। अगर इसका रेंज ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा न्यूक्लियस का। लेकिन अगर तू जरूरत से ज्यादा ही न्यूक्लियस के करीब आ गया तो वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसलिए एनर्जी ऐसे बढ़ गई। यहां पर रिपल्सिव फोर्स लगा इसलिए एनर्जी बढ़ी रही, मतलब तू थोड़ा दूर है इससे, तो तुझे वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन तू जरूरत से ज्यादा पास आ गया तो वो तुझे रिपेल करना स्टार्ट करेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। एनसीईआरटी में दिया है, न्यूक्लियर फोर्स के प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इस ग्राफ को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये आपको सर चीजें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते सर, आगे बेटा हम लोग बात करेंगे कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स की। यहां पर रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना हमें चांस फैक्टर से डिस्कवर हुआ, बेक्वेरेल साहब ने इसको डिस्कवर किया। आपको क्या समझना है कि एक न्यूक्लियर फिनोमिना क्यों होता है? क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियस का डीके होता है। न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन का रेशियो अगर 1.5 से बड़ा या बराबर होता है तो ये डीके होता है। मैंने कहा न्यूट्रॉन्स अनस्टेबल होते हैं इसलिए ये डीके होता है। 3 प्रकार के डीके होते हैं, अल्फा डीके जहां पर हीलियम न्यूक्लियस निकलता है, बीटा डीके 2 प्रकार के होते हैं, बीटा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन निकलता है, बीटा पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन निकलता है। बीटा पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन निकलता है, बीटा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन निकलता है। इससे क्या होता है? एटॉमिक मास को कोई फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक मास को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर बीटा माइनस डीके में क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और यहां पर बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होता है सर? एटॉमिक नंबर 1 से घट जाता है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा सर? बीटा डीके इज विच इन विच इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस में निकलता है? बीटा माइनस में पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस में। इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स आर एंटी पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स मतलब सेम मास बट ऑपोजिट चार्ज। तीसरी बात बेटा हम लोग करते हैं गामा डीके इन विच हाई एनर्जी hundreds of keV और more photons are emitted। गामा आपने पढ़ा होगा, EM वेव का लेक्चर देखा है? नहीं देखा तो भाई देख लो, गाड़ी XUV in my range, ये हम लोगों ने पढ़ा था, गाड़ी XUV in my range। यहां पर गाड़ी क्या है? ये क्या है? गामा रेस थे। तो गामा डीके ऐसे फोटॉन्स, हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स रिलीज करता है जिनकी एनर्जी किलो ईवी में होती है। यस, तो ये आपको टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पता होने चाहिए। अल्फा डीके में क्या होता है जानना चाहते हो तो रेडियो एक्टिविटी में कि यहां पर X अगर Z और A था, तो अगर अल्फा डीके होता है तो क्या होता है? यहां पर एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और मास नंबर 4 से कम हो जाता है क्योंकि एक हीलियम पार्टिकल निकलता है। इसलिए इसके सवाल अभी आना बंद हो चुके हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। यस, यहां पर ये देखिए बेटा, ये क्या है सर? आपने लिखा है ये बेटा, मैंने न्यूक्लियर फिजन की बात की है। न्यूक्लियर फिजन मतलब क्या सर? बड़े न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियस में टूटना स्टेबिलिटी के कारण। तो यहां पर आपको ये कुछ रिएक्शंस पता होने चाहिए, ये वाली। पहली वाली आपको एक्सप्लेन करता हूं। यूरेनियम है, यूरेनियम में मैंने एक न्यूट्रॉन डाला तो यूरेनियम फूल गया और उसके बाद टूट गया। उसके बाद ये अनस्टेबल था, वो टूट गया। बेरियम में टूटा, क्रिप्टन में टूटा और उसने 3 न्यूट्रॉन्स निकाले। ऐसे ही अगर यूरेनियम का आप इसके साथ करोगे तो 4 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसके साथ करोगे तो 2 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। और ये कह रहा है कि Q की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिजन एनर्जी निकल रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, एनर्जी निकल रही है। यहां पर उसने कंपेयर किया है कि बाइंडिंग एनर्जी पहले इतनी थी, अभी इतनी हो गई, मतलब इतनी बाइंडिंग एनर्जी का मुनाफा हुआ है, मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी इतनी गेन हुई है स्टेबिलिटी के कारण। और मैंने आपको यहां पर मार्क करवाया है कि द इनॉर्मस एनर्जी रिलीज इन एटम बॉम्ब कम्स फ्रॉम अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन अनकंट्रोल कभी होता है, कुछ बच्चों ने ये पढ़ा होगा, जब भी K की वैल्यू
जब भी k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, k क्या है सर? क्रिटिकल फैक्टर। क्रिटिकल फैक्टर मतलब हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा होगा तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, k क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अब्सॉर्ब। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड ज्यादा है तो यहां पर ये k की वैल्यू, इसको ही हम लोग k कहते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल रहे हैं, मतलब ये एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है, एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है। k की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो ये अनकंट्रोल्ड है, अगर k की वैल्यू 1 के बराबर है तो ये क्रिटिकल कंडीशन है, अगर k की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन है। तो यहां पर अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी निकलती है वो एटम बॉम्ब से निकलती है, मतलब यहां पर क्रिटिकल फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है। एक्स्ट्रा बात मैंने बताई है, बच्चे इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हमने न्यूक्लियर फिजन पढ़ लिया। अभी बेटा हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन को। सर फ्यूजन को मतलब दो छोटे न्यूक्लिया फ्यूज करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं और वो स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। यहां पर Q क्या होगा, यहां पर Q इज द एनर्जी रिलीज। ये कैसा होगा सर, Q इज पॉजिटिव बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, प्रोडक्ट्स आर स्टेबल। तो यहां पर ये 3 रिएक्शंस आपको याद करने हैं, 1 2 3। पूछ सकता है, उसका कुछ भरोसा नहीं है, एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, पूछ सकता है कभी भी। समझ में आया? दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन जो स्टार्स में होता है, स्टार्स में होता है, स्टार्स में होता है। यहां पर ये देख लीजिए, कुछ मैंने बातें आपको बताई है पहले, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी डन है। Q वैल्यू का फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको ही हम लोग क्या कह सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी हम लोग सम ऑफ इनिशियल मास माइनस सम ऑफ फाइनल मास इनटू सी स्क्वायर भी कर सकते हैं। याद नहीं आ रहा क्या? हम लोगों ने लिखा था ये m मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स ब्रैकेट में इनटू सी स्क्वायर लिखा था। यस, यहां पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने एनसीईआरटी से डिस्कस किया है, दैट इज a chemical equation is balanced in the sense that the number of atoms of each element is same on both the side. A chemical reaction merely alters the original combination of atoms, but in nuclear reaction elements may be transmuted. Thus, the number of atoms of each element is not necessarily conserved in nuclear reaction. However, the number of protons and the number of neutrons on both the sides are separately conserved. Actually, this is not strictly true. This is not strictly true in the realms of very high energy. What we can say is that the total charge and the Bryon number is constant. The total charge and Bryon number is constant. So Bryon number in our syllabus is simply the mass number. Bryon number in our syllabus is simply the mass number. Is simply the mass number, and total charge conserved रहेगा in a nuclear reaction. In a nuclear reaction ये दो चीजें कंजर्व रहेगी। मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिखा है जो हम लोग करते हैं पेयर प्रोडक्शन में। पेयर प्रोडक्शन में फिर से लिखूं क्या? पेयर प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पेयर प्रोडक्शन में यहां पर हम लोग 2 फोटोन लेते हैं, तो 2 फोटोन कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। तो यहां पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ फोटोन 2 है, लेकिन यहां पर फोटोन गायब हो गए। तो यहां पर क्या है, 2 फोटॉन्स है, लेकिन इसका चार्ज देखिए, फोटॉन्स न्यूट्रल होते हैं तो इसका चार्ज कितना आएगा, 0। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स आर एंटी पार्टिकल, तो नेट चार्ज उनका कितना है, 0। सो देयर नेट चार्ज इज कंजर्व्ड। दिस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी के कुछ बातें हैं, कुछ खूबसूरत एनसीईआरटी के लाइंस हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, जो हम लोगों ने बेटा डिस्कस करे हैं, बिल्कुल। तो थैंक यू बच्चों, आपने बहुत अच्छे से मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट किया है। मॉडर्न फिजिक्स के सारे लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीटेड। एक यूनिट
हमारी इस माइंड मैप सीरीज में कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों ने पहले डुअल नेचर कंप्लीट किया, यस गुरुजी, एटम्स कंप्लीट किया, यस, न्यूक्लियर कंप्लीट किया, यस, तीनों हम लोगों ने कंप्लीट किए, मॉडर्न फिजिक्स हमारा कंप्लीट हुआ। एक मैं लास्ट में आपको बात बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी एक बात लिखती है कि अगर मैं सन देखूं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बाकी बच्चे जा सकते हैं, अगर मैं सन देखूं तो सन क्या है बेटा, सन में फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो सन में अभी तक इतनी हाइड्रोजन गैस है कि अभी तक वो कितना लिखा है भाई उसने, 10 टू द पावर 8 मिलियन, बिलियन कुछ तो उसने लिखा है, इतने साल हाइड्रोजन 10 टू द पावर 8 के कुछ ऑर्डर में, मिलियन ईयर्स, इतनी हाइड्रोजन गैस उसमें बाकी है। मतलब इतने बार सन में फ्यूजन हो सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन इतने बार सन में हो सकता है। लेकिन आफ्टर दिस टाइम अगर ये समय आता है और उसकी हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाती है तो सन क्या होगा, सन एक्सपैंड होगा, सन एक्सपैंड होगा, एक रेड जायंट बॉल में सन एक्सपैंड होगा पूरे यूनिवर्स में। ये आपको एडिशनल बात मैंने बताई जो आपको एनसीईआरटी से मजा दे सकती है। सन के बारे में आप पैराग्राफ में पढ़ सकते हो, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन में, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, अब तक बिलियंस ऑफ ईयर्स तक फ्यूजन चलते आ रहा है और कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता जाएगा क्योंकि इतनी हाइड्रोजन उसमें बाकी है। लेकिन अगर उसकी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो सन ठंडा होना स्टार्ट होगा, सन ठंडा होना स्टार्ट होगा, वो एक्सपैंड करेगा लाइक अ रेड जायंट बॉल। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, स्टे मोटिवेटेड। अब तक बहुत अच्छे से हम लोग माइंड मैप सीरीज का एक एक सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, एक प्योर जेम लेक्चर्स यहाँ पर आपके क्रिएट हो रहे हैं सारे टॉपिक्स पे। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।